हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा, कुछ भी कीजिए, मुझको इस बला से छुटकारा दिला दीजिए। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। कहते हुए रजनी रो पड़ी। क्या करूँ, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदा हो तो मार दूँ, मर चुका हो तो मुक्ति दिलवा दूँ, लेकिन उसका क्या करूं जो ना जिंदा हो ना मुर्दा। बाबा, कुछ तो कीजिए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। बेटी, सब काम पैसे से नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूंगा। रजनी का पति विजय आता है। ये बाबा क्या करेगा? तुम यकीन क्यों नहीं करती? ये सब तुम्हारा वहम है। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ जा चुका है और तुम इस बाबा के चक्कर में पड़ी हुई हो। चलो, मैं तुमको अभी एक बड़े अस्पताल में दिखाने ले चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं विजय, वहम एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। वो मुझको बार बार दिखाई देता है। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। ये ताबीज़ लो बेटा, इसको अपने गले में डाल लो। जब तक ये तेरे पास होगा तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब तुम मेरे पास पूनम की रात को आना, तब तक मैं कोई हल निकालता हूँ। क्या करूँ, इतनी प्रचंड शक्ति से आज तक सामना नहीं किया। ठीक है बाबा। रजनी घर वापस आ जाती है और उसका पति विजय उसको घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। रजनी अपने बेडरूम में चुपचाप जाकर लेट जाती है और कुछ ही समय में अतीत की दुनिया में चली जाती है। उसको याद है आज भी वो सब, जब विजय और रजनी पहली बार मिले थे। क्या मैं मिस रजनी से मिल सकता हूँ? जी कहिए, क्या काम है उनको आपसे? वो मुझको उनसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी। जी कहिए, मैं ही रजनी हूँ। ओह अच्छा जी, मुझको आपकी बुटीक के साथ कांटेक्ट करना है। आपकी ड्रेस हर जगह मशहूर हो रही है। मैं उनको एक्सपर्ट करना चाहता हूँ ताकि ऐसी ड्रेस जो ईस्ट और वेस्ट का मिश्रण हो, हर देश में खूब बिक सके। हमारे देश के कपड़े की आज भी विदेशों में बहुत मांग है। मैं कुछ ख़ास तरह की ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ, जो मुझको लगता है कि आप ही कर सकती हैं। मैंने आपकी ड्रेस फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में देखी थी, बस तब से ही आपका फ़ैन हो गया हूँ। मेरा नाम विजय है और मेरा छोटा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। विजय एक सांस में सब बोल गया। रजनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका छोटा सा बुटीक आज इतना आगे चला जाएगा, कभी उसने सोचा भी नहीं था। रजनी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। लगातार जीवन में आगे बढ़ना उसका सपना था। वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। रजनी के माता पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। फिर भी रजनी की महत्वाकांक्षा कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी, जो मन में आता वो करती। छोटे छोटे कपड़े पहनती, दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती और दुनिया की कोई फिक्र नहीं करती। आत्मविश्वास तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरा था। साथ ही मेहनत भी जी तोड़कर करती थी। उसको ईश्वर का वरदान ही कहा जाए कि उसके पास मेहनत और हुस्न दोनों चीज़ें थी। दुनिया में किस चीज़ की किस तरह से काम निकलवाना है, यानी कहा जाए हुस्न का प्रयोग करना है, कहाँ पर बुद्धि कहाँ पर मेहनत, यह उसने अच्छे से सीख लिया था। इसलिए कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया और फिर खुद ही एक छोटी सी बुटीक डालकर बैठ गई। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बढ़ गई, अपनी मेहनत, लगन और कुछ अपनी सुंदरता के कारण। विजय, जिसका बहुत ही पुराना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, वो भी बहुत मेहनती इंसान था। विजय एक मध्य वर्ग परिवार से
बिलोंग करता था। उसके पिता टीचर थे और माताजी सिलाई करके घर का खर्च कर में अपना सहभागिता निभाती थी। विजय ने एक छोटी सी दुकान से अपना व्यापार शुरू किया था और रात दिन की मेहनत की। उसका सपना अंबानी जैसा अमीर होने का था। सपना इतना तो सच नहीं हो सका, लेकिन फिर भी विजय की मेहनत रंग लाई और एक छोटी सी कपड़े की दुकान से ही विजय ने अपने माता पिता से अधिक कमाकर दिखा दिया। 5 साल में ही खुद की होंडा सिटी कार, 2 घर और एक बड़े उद्योग का मालिक बन गया, जिससे लगभग 100 लोग काम करते थे। रजनी ने कहा, यहीं खड़े खड़े सारी बात कर लेंगे क्या? ऑफिस में बैठकर एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? रजनी की कातिल मुस्कान को देखकर विजय का मन तो कर रहा था कह दे, अरे मैडम, कोल्ड ड्रिंक तो क्या, आपके साथ तो जहर भी पी लेंगे। लेकिन शिष्टाचार के नाते बोला, अरे नहीं मैडम, कोई औपचारिकता नहीं। अगर आप राजी हैं तो मैं कल कागजात तैयार करके भिजवा दूं। आप ऑफिस आइए और देखिए मेरा ऑफिस कैसा है। मुझको बहुत खुशी होगी और वहीं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। रजनी मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, कल मैं आपके ऑफिस आती हूँ, बाकी बातें वहीं करेंगे। अगले दिन सुबह रजनी विजय के ऑफिस पहुँच जाती है। रजनी ने गुलाबी रंग का शॉर्ट और बहुत पुराना टॉप पहन रखा था। वो गुलाबी हैट और काले धूप के चश्मे में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उस पर उसका दूध सा गोरा रंग और बाल झटक झटक कर चलना सितम ढा रहा था। वो जब ऑफिस में आई तो क्या लड़के क्या लड़कियां सब उसको एकटक देखे जा रहे थे, जैसे दूसरी दुनिया की परी आ गई हो। वो हाई हील पहनकर ठक ठक करती हुई विजय के कमरे की ओर बढ़ रही थी। सब लोग मन में कह रहे थे कि किस्मत हो तो विजय जैसी। तभी रजनी ने विजय के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। विजय ने नज़र उठाकर देखा तो सुध-बुध ही खो बैठा। जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। ऐसा हुस्न का जलवा आज तक उसने नहीं देखा था। तभी रजनी ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विजय हड़बड़ा कर बोला, हाय, अरे आइए, आपको रोका किसने है? रजनी समझ जाती है कि विजय पर उसके हुस्न और अदाओं का जादू चल चुका है। अब काम आसानी से हो जाएगा। रजनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है और विजय से कहती है, कैसे हैं आप मिस्टर विजय? ऑफिस तो बहुत ही खूबसूरत है आपका। विजय का मन तो कर रहा था कि कह दे कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं, लेकिन वो खुद को रोकते हुए बोला, थैंक यू, बस यही छोटा सा काम है अपना। जी, तो काम की बात की जाए, पेपर्स तैयार हों तो मंगा लीजिए। अरे मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ ठंडा तो ले लीजिए, काम तो होता ही रहेगा। तभी विजय ने घंटी बजाई। सब कुछ पहले से ही तैयार था। एक चपरासी एक ट्रॉली से पास्ता, गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, बर्गर, रसगुल्ले, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। अरे ये इतना सारा किसके लिए है? आपके लिए, क्योंकि मुझको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, तो बस जो समझ में आया वही मंगवा लिया। आमतौर पर लड़कियां यही खाती हैं। रजनी हंसते हुए बोली, बहुत तजुर्बा है आपको लड़कियों की पसंद का, क्या बात है? अरे जो आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। विजय की बात सुनकर रजनी हंसते हुए बोली, अरे आप तो दिल पर लगा बैठे, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। इसके बाद रजनी ने एग्रीमेंट साइन किया। रजनी ने एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव किए, जिसमें रजनी का ज़्यादा फ़ायदा था।
लेकिन विजय तो रजनी पर इतना फिदा हो गया था कि सब जानते समझते हुए भी जैसे रजनी ने कहा वही उसने किया। रजनी आज बहुत खुश थी। इतना ही नहीं, पूरे ऑर्डर की पेमेंट रजनी को 100% दी गई, जो कि करीब 5 लाख रुपए थी। रजनी के तो पैर आज ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज वो हो गया था जिसकी कभी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब रजनी और विजय अक्सर मिलने लगे थे, कभी ऑफिस में, कभी पार्क में, कभी किसी मीटिंग में। विजय अक्सर कपड़े देखने के बहाने रजनी की बुटीक पर आने लगा था। किसी न किसी बहाने से, कभी यह स्कर्ट छोटी है, कभी इस ड्रेस का रंग ठीक नहीं, कभी ब्लाउज बैकलेस होना, आदि आदि। यूँ तो रजनी भी समझती थी कि विजय उसके हुस्न के जाल में फंस गया है। वैसे रजनी को विजय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उससे काम निकालना था, इसलिए मीठी मीठी बातें करती रहती। वो सोचती थी कि जब पंछी खुद ही जाल में फंस चुका है तो फिर काम निकलवाने में बुराई ही क्या है। उधर विजय की दिल में रजनी की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, और विजय ने मन ही मन सोच भी लिया था कि रजनी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर वो दिन आ गया जब रजनी का पहला ऑर्डर विदेश गया और उसके बनाए हुए कपड़े एक चैनल पर फैशन शो में दिखाई दिए। आज रजनी फूले नहीं समा रही थी। वो आज वो हो गया जिसकी कल्पना सपने में भी उसने नहीं की थी। उधर विजय ने भी सोचा कि जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी उसने। उधर विजय ने सोचा कि रजनी को अपने दिल की बात कह दूं। रजनी ने अपने घर एक सक्सेस पार्टी रखी। उस पार्टी में विजय को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। शहर का हर नामी आदमी आज इस पार्टी में शामिल था। पार्टी एक बहुत बड़े रिसोर्ट में दी गई थी। पार्टी शुरू होने के कुछ ही देर बाद रजनी स्टेज पर आई। आज वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने गुलाबी रंग का साइड कट और बैकलेस गाउन पहना हुआ था, जो उसने खुद ही इस दिन के लिए बनाया था। आज वो इतनी हॉट लग रही थी कि सबकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। एक तो दूध जैसा गोरा रंग, उस पर मॉडर्न पोशाक, हाई हील की सैंडल, मैचिंग ज्वेलरी, एक हाथ में छोटा सा पर्स और दूसरे हाथ में आईफोन। उस पर उसकी नशीली आँखें और खुले हुए बाल गजब ढा रहे थे। हर दिल आज उसके लिए धड़क रहा था। विजय ने भी सारी तैयारी कर ली थी। इस पार्टी में विजय के माता पिता भी आए थे। वैसे भी उन्होंने कई बार रजनी को देखा था। जब विजय को स्टेज पर स्वागत के लिए बुलाया गया तो उसने मौका देखकर रजनी को प्रपोज कर दिया और एक हीरे की अंगूठी जो वो पहले से ही लाया था उसके सामने घुटने के बल बैठकर उसकी ओर बढ़ा दी। रजनी इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा अवसर सामने हो तो कोई मूर्ख ही होगा जो ना कहेगा। उसने सोचा शादी तो करना ही है एक दिन, फिर आज ही करने में क्या बुराई है। और वैसे भी विजय को वो अच्छी तरह जान गई थी इतने समय में कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। विजय से शादी करके रजनी को 2 फायदे होने वाले थे। एक तो यह कि खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो जाएगा, और दूसरा यह कि विजय की दौलत भी मिल जाएगी। यही सब सोचकर उसने हाँ कर दी। विजय और रजनी को भी इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं थी। वो दिन विजय और रजनी की ज़िंदगी का यादगार दिन था। विजय ने अपनी कंपनी की CEO बना दिया रजनी को। अब तो कभी लंदन कभी पेरिस आना जाना आम बात हो गई थी। रजनी के सारे सपने पूरे हो गए थे। उधर विजय को भी बहुत खुशी थी कि उसको उसकी पसंद का जीवन संगनी मिल गया था। अभी उनकी शादी को 3 ही महीने हुए थे कि एक दिन रजनी की तबीयत सुबह सुबह अचानक ख़राब हो गई।
उसको उल्टियाँ होने लगी। रजनी उन दिनों एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसके माल की कीमत करोड़ों में थी, इसलिए वह बहुत व्यस्त थी। उल्टियाँ होने के बाद भी गाड़ी चलाकर ऑफिस चली गई। विजय ने मना भी किया, कहा कि एक दिन में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रजनी नहीं मानी। उसने रास्ते में केमिस्ट से उल्टी रोकने की दवा खरीदकर खा ली और ऑफिस के काम में जुट गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रजनी के पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लगा। अब रजनी को कुछ परेशानी हुई तो उसने सोचा चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लूं। अगले दिन रजनी और विजय डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच करके कहा, मुबारक हो मिसेज रजनी, आप मां बनने वाली हैं। 3 महीने का बच्चा है आपके पेट में, जिसकी पुष्टि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से हो गई है। यह खबर सुनकर विजय खुशी से उछल पड़ा। तुरंत 20,000 रुपये डॉक्टर के हाथ पर इनाम के रखे और 10,000 की मिठाई पूरे अस्पताल को बांट दी। लेकिन रजनी का मुंह लटक गया। वो बोली, लेकिन ये सब कैसे? अरे बाबू, इसमें क्या नई बात है? ये तो तुमने सबसे प्यारा तोहफा दिया है मुझको, ये तो होना ही था। लेकिन विजय, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ पाना है मुझे। ये सब तो कभी भी हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? अरे क्या कमी है हमारे पास? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम बोलो, तुमको क्या चाहिए? रजनी और विजय घर आ जाते हैं। रजनी विजय से कहती है, देखो विजय, मेरी बात समझो। अभी हमारे काम की शुरुआत है और मैं नहीं चाहती मैं अभी इन सब झंझट में पड़ूं। इसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। क्या मुझको इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकूं? देखो रजनी, ये कुदरत का फ़ैसला है। मुझे लगता है तुमको इतनी बड़ी खुशी को नहीं ठुकराना चाहिए। तुम दकियानूसी बातें कर रहे हो। भविष्य की सोची? अभी मेरे पास समय नहीं बच्चे पालने का, इसलिए मुझको एबॉर्शन करवाना है, और वो भी कल ही। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन सोच लो अच्छी तरह से। मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। अगले दिन रजनी और विजय अस्पताल जाते हैं और रजनी डॉक्टर से एबॉर्शन करवाने के लिए बोलती है। डॉक्टर उसको समझाते हुए कहती है, यह तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, इसको ख़त्म करना सही बात नहीं। इससे दोबारा गर्भ ठहरने में समस्या हो सकती है। डॉक्टर की बात को अनसुना करके रजनी डॉक्टर के पास उसके हाथ पर 50,000 की एक गड्डी रख देती है। यह सिर्फ आपके लिए है। अस्पताल का खर्च और फीस अलग से दूंगी। आपसे जो कहा है वो कीजिए। पैसा देखकर डॉक्टर भी चुप हो जाता है और लगभग 3 घंटे में गर्भपात हो जाता है। डॉक्टर मारे हुए बच्चे को प्लास्टिक में ले जाकर रजनी को दिखाती है और कहती है, यह था आपका बेबी बॉय। बहुत विकसित और स्वस्थ बच्चा था ये देखो। रजनी एक नज़र उस खून से सने लाल मांस के लोथड़े को देखती है और कहती है, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझको मुसीबत से बचा लिया। अब इसको बाहर फेंकवा दीजिए, मेरे पति को मत दिखाइएगा। यह कहकर 2,000 रुपये उनके हाथ पर रख देती है। एबॉर्शन करवाकर रजनी और विजय घर आ जाते हैं। 3-4 दिन आराम करने के बाद रजनी ने फिर ऑफिस जाना शुरू कर दिया। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। रजनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दिन में रजनी का वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया, जिसके बदले उसको एक साथ 5 करोड़ रुपए मिल गए। उसने वो पैसा विजय के हाथ में रखकर कहा, देखो डियर, मैंने कर दिखाया। हमको इतना बड़ा मुनाफा पहली बार हुआ है। अगर हम बच्चे के चक्कर में पड़ जाते तो भला ये सब हो पाता? हालांकि विजय को रजनी का ये कहना अजीब लगा, लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसने सहमति में हाँ कर दिया।
लेकिन उसका दिल अंदर से यही कह रहा था कि कहीं न कहीं गर्भपात करवाकर रजनी ने गलती की है। खैर बात आ ही गई। अब तो पार्टियों का दौर चल रहा था और ऑफिस में भी काम दुगनी गति से चल रहा था। रजनी रात को 2 बजे तक अब कंपनी में काम करती। विजय कहता भी कि आराम कर लो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। एक दिन ऐसा हुआ कि रजनी ऑफिस से घर आई। रात के 2 बजे थे। विजय सो रहा था। रजनी जैसे ही घर में आई, एकदम लाइट चली गई। इतने बड़े घर में एकदम अंधेरा छा गया। तभी रजनी को किसी बच्चे ने पुकारा, माँ। पहली बार तो रजनी ने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से मोमबत्ती जलाने चली गई। लेकिन तभी उसको फिर आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, ज़रा बात तो सुनो। अब तो रजनी की चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर विजय भी जाग गया। विजय ने पूछा, क्या हुआ रजनी? वो कोई बच्चा, कोई मुझको आवाज़ दे रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ बच्चा? यहाँ कहाँ से आया बच्चा? कहते कहते विजय रुक गया। रजनी भी कुछ झेंप गई। विजय ने कहा, तुम इतनी रात को आई हो, लाइट चली गई तो तुम डर गई होगी। रजनी को भी विजय की बात सही लगी और उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन रात वाली बात सुबह भी रजनी को ध्यान आ रही थी। रजनी ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। रजनी से पहले विजय ऑफिस जाता था। रजनी थोड़ा लेट जाती। घर को भी मैनेज करना होता था। कुछ देर बाद जैसे ही रजनी ऑफिस जाने के लिए निकली, किसी ने रजनी को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो मुंह के बल गिर पड़ी। उसके सिर पर, चेहरे पर और हाथ में काफ़ी चोटें आईं। रजनी के सिवा घर में उस वक्त कोई नहीं था। एम्बुलेंस बुलाई गई। विजय भी तुरंत आ गया। सबको इस बात की हैरानी थी कि रजनी गिरी कैसे, क्योंकि ना तो वहाँ सीढ़ियाँ थी और ना ही फर्श चिकना था। डॉक्टर को लगा कि काम ज़्यादा करने की वजह से नींद न होने के चक्कर में वह गिर पड़ी होगी। कुछ दिन के लिए रजनी ने ऑफिस जाना बंद कर दिया और डॉक्टर ने उसको आराम करने की सलाह दी। एक दिन रजनी किचन में अपने लिए सूप उबाल रही थी। तभी अचानक किचन में इतनी तेज़ हवा चलने लगी जैसे मैदान में खड़े हों। किचन की सारी अलमारियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। सारा सामान निकल निकल कर अपने आप गिरने लगा और टूटने लगा। रजनी डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन कोई हो तो उसको बचाए। सारा सामान गिरकर टूट गया। कप, प्लेट, क्रॉकरी, बोतल, मसालेदानी आदि सब टूट गए। हज़ारों रुपए का नुकसान हो गया। रजनी ने तुरंत विजय को फ़ोन लगाया। विजय आया तो किचन का नज़ारा देखकर घबरा गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रजनी बहुत डर गई थी। वो रोई जा रही थी। विजय को भी बहुत अजीब लग रहा था कि घर के अंदर रसोई में इतनी तेज़ हवा आई कहाँ से। उसी रात को एक बात और हुई। रजनी सो रही थी। तभी उसको ऐसा लगा जैसे सारे कमरे की चीज़ें हिल रही हो। पहले किताबें गिरी, फिर लैंप गिर गया, ट्यूबलाइट और पंखा भी गिर गया। रजनी अगर वक्त पर न संभलती तो पंखा उसके ऊपर ही गिरता। रजनी इतना डर गई थी कि उनसे वो घर छोड़कर नया घर लेने का फैसला किया। उन दोनों ने आनन फानन में वो घर बेच दिया और नया घर खरीद लिया। नए घर में कुछ दिन तो सब ठीक रहा। रजनी को लगा शायद वो घर भूतिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वहाँ भी खेल होने शुरू हो गए। एक दिन रात को ठीक 2 बजे रजनी को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था।
तभी लाइट चली गई और फिर जो हुआ उससे डरकर रजनी सीधी घर से बाहर की ओर भागी। हुआ ये था कि घर की सारी मोमबत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगी। रजनी विजय विजय चिल्लाती हुई बाहर भागी। तभी विजय भी जाग गया और रजनी के पास गया, लेकिन तब तक सारा तमाशा खत्म हो चुका था। अब रजनी से नहीं रहा जा रहा था। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। रजनी, सुनो विजय, मुझको कुछ गड़बड़ लगती है। मुझको हर वक्त किसी बच्चे के आसपास होने का आभास होता है। आज रात भी मुझको बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ कौन बच्चा आएगा? तो फिर ये सब जो हो रहा है वो क्या? उसकी बात सुनकर विजय भी सोच में पड़ गया। उसको ऐसा लगा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि चक्कर क्या है। रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। ज़्यादा मत सोचो, हम कल सवेरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन विजय और नीलम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। देखिए मिस रजनी, गर्भपात के बाद कुछ लड़कियों में ऐसा हो जाता है। हर औरत के अंदर एक माँ छिपी होती है और वही संवेदना तुम्हारे अचेतन मन को बार बार उत्तेजित कर रही है। मेरी सलाह में तो तुमको दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं बच्चे का ध्यान रहता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। डॉक्टर की बात सुनकर रजनी भड़क जाती है और कहती है, देखो डॉक्टर, मैं यहाँ इलाज करवाने आई हूँ, आपकी सलाह लेने नहीं। अगर आप इलाज कर सकती हैं तो बता दीजिए, वरना हम कहीं और देख लेंगे। डॉक्टर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दवा पर्चे में लिखकर दे दी और कहा, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा आ जाना, वरना आपकी मर्जी। विजय को ऑफिस जाना था। वो रजनी को घर छोड़कर ऑफिस निकल गया। रजनी का मन बहुत उदास था। उसको भूख लगी थी तो सोचा बर्गर मंगवा कर खा लूँ। उसने फ़ोन करके बर्गर ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में बर्गर आ गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पैकेट से। उसने जल्दी से पैकेट खोला बर्गर खाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बर्गर पर पड़ी, वो चीखती हुई घर से बाहर भाग गई। उसने देखा कि बर्गर के पैकेट में बर्गर नहीं, बल्कि वही अजन्मा बच्चा खून से लथपथ रखा हुआ है। रजनी की तो जैसे सांस फूल रही थी। डर के मारे उसको चक्कर आ रहे थे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके घर के अंदर आई और विजय को फ़ोन करके उसने सारी बात बता दी। विजय तुरंत ही घर आ गया। क्या हुआ रजनी? रजनी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। डर के कारण उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने ज़मीन पर पड़े बर्गर के डिब्बे की ओर इशारा किया। विजय, क्या है इसमें? रजनी, वो बच्चा, मरा हुआ बच्चा। खुद को संभालो रजनी, ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं देखता हूँ। इतना कहकर विजय बर्गर का डिब्बा खोलता है और उसके बर्गर निकालकर रजनी को दिखाता है। ये देख रजनी, सिर्फ बर्गर है इसमें और कुछ नहीं। तुम पता नहीं क्यों इतना डर रही हो। चलो अब खा लो इसको, मैं तुमको खुद खिलाता हूँ। रजनी को डर तो बहुत लगा, लेकिन विजय के कहने पर उसने बर्गर को खा लिया। रजनी रात दिन यही सोचती कि कुछ तो बात है। मुझको बच्चे की आवाज़ आना, मरा हुआ बच्चा दिखना, किचन का सामान गिरना, मोमबत्ती का खुद जलना बुझना, आखिर ये हो क्या रहा है? अगले दिन सुबह रजनी ने सोचा कि ऑफिस जाती हूँ, शायद खाली पड़े मुझको ये सब हो रहा है। विजय रजनी से पहले ऑफिस चला गया और रजनी ने विजय को ये नहीं बताया कि वो भी ऑफिस जाएगी। रजनी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रजनी ने आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया।
दोबारा दरवाजे की घंटी बजाई। रजनी ने सोचा, चलो जाना तो है, देख ही लेती हूँ कौन है। रजनी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन जो उसने देखा उसको देखकर कोई शायद ही जीवित रह सके। दरवाजे पर एक छोटा बच्चा लगभग 3 महीने का होगा खड़ा हुआ था। वो पूरा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी और नाक और मुंह से धुआं और कभी कभी आग भी निकल रही थी। रजनी इतनी बुरी तरह से चीखी कि उसकी आवाज़ ही बैठ गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, कौन हो तुम? मुझको मारकर इतनी जल्दी भूल गई माँ। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन तुम कौन हो? इससे पहले कि मुझको कोई नाम मिलता, तूने मेरी हस्ती ही मिटा दी। अब क्या नाम बताऊं तुझको? कच्चा कलवा कहते हैं मुझे लोग। मुझको तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में तो नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तेरी वही संतान हूँ जिसको तूने 2 माह पहले डॉक्टर से मरवा दिया था। लेकिन तू चिंता मत कर माँ, मुझको अपनी दुनिया में नहीं आने दिया, लेकिन मैं तुमको अपनी दुनिया में ज़रूर साथ ले जाऊँगा। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। बच्चे की बात सुनकर रजनी बुरी तरह कांपने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पसीने से लथपथ हो गई। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, मुझको माफ़ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू यहाँ मेरे पास रह, जो तू कहेगा वो मैं करूँगी। अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगा तू? बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, और जब वो हंसा तो उसके मुंह से आग और धुआं ऐसे निकला जैसे किसी ने इंजन का मुंह खोल दिया हो। फिर वो बोला, जिस माँ ने मुझको अपना बच्चा नहीं समझा, उसको माँ समझूं मैं? उसने मुझको बकरे की तरह कटवा दिया, उसको माँ बोलूं मैं? लेकिन बिल्कुल नहीं। ना तू मेरी कोई है और ना मैं तेरा कोई। तुझको पता नहीं मुझ पर क्या गुजरी। मैं बच्चा ज़रूर हूँ, मूर्ख नहीं। इतना कहकर बच्चा गायब हो गया। रजनी ने हिम्मत करके दरवाज़ा बंद किया और बेडरूम में आकर निढाल होकर लेट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला उसे। शाम को जब उसकी आंख खुली तो एक डरावना सच उसके सामने था। कमरे में ऐसे चल रहा था, लेकिन कमरे में इतनी गर्मी थी कि जैसे आग लग रही हो। दूसरा, उसके बिस्तर पर राख ही राख बिखरी हुई हो, चादर जली हुई थी जगह जगह से। अब तो रजनी का 1 मिनट भी घर में रहने का मन नहीं कर रहा था। वो जल्दी जल्दी सामान बांधने लगी। शाम को जैसे ही विजय आया तो रजनी उससे लिपट कर रोने लगी। दिन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ विजय को उसने बता दिया। विजय भी पहली बार ये सब देखकर घबरा गया। विजय ने कहा कि घर बदलना इस समस्या का हल नहीं। विजय ने रजनी से कहा, देखो रजनी, मुझको समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैंने तुमसे गर्भपात करवाने के लिए मना किया था ना? हाँ विजय, शायद तुमने ठीक ही कहा था। कुछ तो गड़बड़ है। चलो हम किसी बाबा को दिखाते हैं, लेकिन हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। मैंने पता किया है, यहाँ एक बहुत बड़े बाबा रहते हैं। इस बात का फैसला वही करेंगे। यही सोचते सोचते दरवाजे की घंटी बजी और रजनी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। रजनी ने दरवाज़ा खोला तो विजय आया था। आते ही बोला, आज तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल बाबा के पास जाना है। देखो, मैंने बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक से समय ले लिया है, हम उनके पास जाएंगे। नहीं, पहले मैं बाबा के पास जाऊंगी। अगले दिन रजनी बाबा के पास जाती है। देखो बेटी, तुम्हारे ऊपर जो चीज़ है उसको कच्चा कलवा कहते हैं। बाबा की बात बीच में काटकर विजय बोला,
वो क्या होता है? कच्चा कलवा ऐसा बच्चा होता है जिसको पैदा होने से पहले ही मार दिया गया हो या वो खुद ही मर गया हो। यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि जन्म मरण का कोई नियम इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं उसको मृत्यु नहीं दी जा सकती। क्या तुम्हारा कोई बच्चा मर गया था? अब विजय से रहा नहीं गया और बोला, बाबा ये सब इसी की करतूत है, इसने ही अपने बच्चे को। अभी विजय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रजनी लगभग चिल्लाकर बोली, विजय प्लीज़ स्टॉप इट। रजनी की बात सुनकर विजय चुप हो जाता है, लेकिन बाबा समझ जाते हैं कि क्या बात है। देखो बेटी, औरत के लिए माँ बनना ही सबसे बड़ा सुख है। तुम एक बार ईश्वर की इच्छा को पूरा तो होने देती, फिर देखती दुनिया तो क्या तुम खुद को ही भूल जाती। इस दर पर लोग 10-10 साल से आ रहे हैं औलाद के लिए, लेकिन अब तक ईश्वर ने नहीं सुनी और तुमने। खैर छोड़ो, मुझ बूढ़े की कौन सुनेगा। देखो मैं तुमको एक हंडिया देता हूँ। यह हंडिया तुमको ठीक रात को 2 बजे कब्रिस्तान में 2 कब्रों के बीच दबानी होगी। काम बहुत खतरनाक है और तुम दोनों में से एक ही जा सकता है। इस पर विजय बोला, बाबा मैं रजनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊँगा। ठीक है, लेकिन सुनो, कोई तुमको आवाज़ दे तो जवाब मत देना और पीछे मुड़कर भी मत देखना। अगर जरा भी गड़बड़ी की तो दोनों की जान जा सकती है। ठीक है बाबा। रात होते ही विजय हंडिया लेकर कब्रिस्तान की ओर चल दिया। उधर रजनी भी बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा। जब विजय कब्रिस्तान पहुंचा तो बाबा वहीं बैठे हुए थे। आ गए तुम लोग, चलो जल्दी से अपना काम शुरू करो। देखो वो सामने वाली जो कब्र है उसको खोदो और हंडिया को दबा दो। लेकिन बाबा आपने तो कहा था कि हंडिया 2 कब्रों के बीच दबाना है। मूर्ख, बहस मत करो। वो कलवा तेरी बीवी के पास जाने वाला है। 2 कब्र ढूंढने का समय नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी करो। विजय ने पूरी जान लगा दी। जल्दी से कब्र खोदी, हंडिया उसके अंदर डाली और कब्र पर मिट्टी डालकर बंद करने लगा। जैसे ही कब्र पूरी तरह बंद हुई, विजय ने बिना पीछे देखे कब्रिस्तान से बाहर आने वाले दरवाजे की ओर चल पड़ा। अभी विजय 10-20 कदम ही चला होगा कि तभी पीछे से धमाके की आवाज़ आई और आग की लपटों से चारों तरफ उजाला हो गया। विजय ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो कब्र फट चुकी थी और हंडिया टूटी हुई पड़ी थी जिससे आग निकल रही थी। यह देखकर विजय का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी एक छोटा सा बच्चा हंसता हुआ आया और बोला, मेरा मकसद पूरा हुआ। तुमको पागल बनाकर तुम्हारे उस बाबा की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो मुझको क्या मारेगा? मरते तो वो हैं जो जन्म लेते हैं, मरेगा तो वो तेरा बाबा और तेरी पत्नी। जा देख तेरे उस बुढ़े बाबा की क्या हालत हुई है। विजय ये सुनकर घबरा गया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। सीधे बाबा की तरफ गया। बाबा के घर जाकर देखा तो बहुत बुरा हाल था बाबा का। उनके शरीर से खून बह रहा था और उनके बड़े बड़े घाव हो गए थे, मानो किसी ने उन्हें बम से उड़ा दिया हो। विजय के जाते ही बाबा उससे बोले, बेटा अनर्थ हो गया। उस मायावी ने मेरा रूप लेकर तेरे साथ छल कर दिया, जिससे मेरी विद्या उल्टी मुझ पर ही पड़ गई। देख मेरा क्या हाल हुआ है। विजय बाबा को लेकर सीधा अस्पताल गया। बाबा को वहाँ भर्ती करा लिया गया और नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। अब विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। अब वो जल्दी से घर गया। उसको रजनी की चिंता हो रही थी। रजनी ठीक थी। विजय ने रजनी को अब सारी बात बताई।
तो वो रोने लगी। उसने कहा, अगर बाबा को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं, उनको कुछ नहीं होगा, सारा खर्च मैं करूँगा। डॉक्टर ने कहा कि 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर इस बीच कुछ हो गया तो मैं कल बाबा से बात करूँगा इस बारे में। अगले दिन जब रजनी सोकर उठी तो उसका सारा शरीर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने जला दिया हो, और उसके पूरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, जैसे जलने के बाद पड़ जाते हैं। विजय और रजनी ये देखकर चौंक गए। रजनी का दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ छाले खुद ही फूट रहे थे और उनमें से खून और पीप निकल रहा था। विजय ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और रजनी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब डॉक्टर ने रजनी की हालत देखी तो घबरा गए। यह इतनी बुरी तरह से कैसे जल गई? विजय के पास डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं था। फिर भी वह बोला, सर मैं ऑफिस में था, मुझको नहीं पता क्या हुआ। डॉक्टर ने रजनी का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन किसी दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ना तो दर्द जा रहा था, ना ही छाले खत्म हो रहे थे। कुछ देर बाद एक और पंगा हो गया। डॉक्टर को लगा कि शायद विजय ने दहेज के लालच में या अन्य किसी कारण से रजनी को बुरी तरह से जला दिया है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस तुरंत मौके पर आ गई। मिस्टर विजय, आपने अपनी पत्नी को क्यों जलाया? विजय पुलिस को देखकर और यह बात सुनकर घबरा गया और बोला, ये आपसे किसने बोला? यहाँ के डॉक्टर ने आपकी शिकायत की है। उनको यकीन है कि आपने अपनी पत्नी को जलाया है, क्योंकि आपने कोई कारण नहीं बताया कि यह हादसा कैसे हुआ। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये हुआ तो मैं ऑफिस में था, मुझे कुछ नहीं पता सर। तो ठीक है, हम आपकी पत्नी से ही पूछ लेंगे। जैसा आप चाहो कर सकते हैं सर। इंस्पेक्टर ने रजनी का बयान लिया। रजनी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस को लगा कि कहीं रजनी झूठ तो नहीं बोल रही अपने पति को बचाने के लिए। फिर इंस्पेक्टर ने विजय से कहा, मिस्टर विजय, आपकी पत्नी शायद आपको बचाना चाहती है, लेकिन पुलिस को आप धोखा नहीं दे सकते। आपको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर गिरफ्तार किया जाता है, शक के बिना पर। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर, और अगर मैं जेल चला गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा? इसका हमने सब इंतजाम कर दिया है। एक नर्स सरकारी खर्च पर हर वक्त यहाँ रहेगी और अस्पताल में भी 3 दिन तक मुफ्त इलाज करेगी। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। विजय को न चाहते हुए भी जेल जाना पड़ा। उस दिन रात को रजनी को नींद का इंजेक्शन देकर जैसे तैसे करके सुला दिया गया। ठीक रात के 2 बजे उसका पलंग ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। रजनी एकदम उठकर बैठ गई और जब देखा तो वही काला जला हुआ बच्चा उसके पास खड़ा हुआ था। रजनी की चीख निकल गई। बच्चे ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है ना? देख लिया अपना हाल। मुझे माफ़ कर दो। सारा जीवन जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझको इस दर्द से मुक्ति दे दो। दर्द? तुम इसको दर्द कहती हो? दर्द तो मुझको हुआ था जब डॉक्टर ने तेरे कहने से मुझको तेरे गर्भ से निकाला था। तुझको पता है, एक नलिका है जिसके द्वारा मैं तेरे शरीर से जुड़ा हुआ था और सांस ले रहा था। जब डॉक्टर ने मुझको मारने के लिए वो नली काटी तो पता है मुझको कितनी देर तेरे पेट में सांस न मिलने के कारण दर्द और घुटन से छटपटाया था मैं। जब डॉक्टर ने चाकू से मेरे हाथ पैर काट डाले, कितना दर्द हुआ था मुझे। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था। मारने के बाद तूने मुझे कूड़े में फेंकवा दिया,
फिर पता है क्या हुआ। उसी समय एक तांत्रिक की नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरा शरीर अभी कुछ गर्म था। वो तुरंत मुझको उठा लाया और शमशान में जलती चिता पर मुझको उल्टा लटका दिया और साधना शुरू कर दी। चिता की गर्मी से मेरा सारा शरीर झुलस गया, जल गया, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इसलिए मेरा सूक्ष्म शरीर अंदर जीवित था और मुझको जलने से जो दर्द हो रहा था वो ऐसा था कि किसी जिंदा जीव को आग में भूना जा रहा हो। तू सोच, तेरे शरीर को तो आग ने नहीं छुआ, अब तेरा यह हाल है। और मुझको 3 दिन तक रोज़ रात को इसी तरह आग पर भूना जाता था, ताकि यातना सहने के बदले मैं उस तांत्रिक की दास्तां स्वीकार कर लूं। और मुझको करनी भी पड़ी। कब तक तड़पता, कब तक आग में जलता। मुझको तो इतना बता दे, मेरी गलती क्या थी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझको पता नहीं था। तुम जो कहोगे मैं करूँगी। बताओ, तुमको कैसे मुक्ति मिलेगी। मुझको अब मुक्ति नहीं मिल सकती। अब तो ये दर्द मुझको जब तक सहना होगा जब तक वो तांत्रिक जिंदा है। हर रात यूं ही आग में तपना, हर वक्त जलते रहना, दर्द से हर वक्त तड़पते रहना। लेकिन अब हमेशा ऐसे ही दर्द महसूस करेगी। तुझको तेरी करनी का फल यहीं मिलेगा। इतना कहकर कच्चा कलुआ गायब हो जाता है। उसके जाते ही रजनी बुरी तरह कांपने लगती है। 3 दिन तक रजनी को दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं होता और रोज ताज़ा जलने के निशान और छाले उसके शरीर पर बनने लगते हैं। तीसरे दिन जब विजय जेल से वापस आता है तो रजनी उसको सब कुछ बता देती है। विजय बाबा के पास जाता है और बाबा को सारी बात बताता है, लेकिन बाबा खुद अस्पताल में होने के कारण कोई उपाय करने में असमर्थता बता देते हैं। उधर 5वें दिन रजनी का शरीर सड़ने लगता है, जिसके चलते रजनी के दोनों हाथ काटने पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी रजनी का शरीर सड़ना बंद नहीं होता और एक दिन रजनी विजय को बुलाकर दर्द से तड़पती हुई मछली की तरह छटपटाते हुए बहुत मुश्किल से बोलती है, मेरा अंत आ गया है। मुझको अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब मैं दुनिया से जा रही हूँ। तुम दूसरी शादी कर लेना और कभी गर्भपात मत करवाना। मैंने हत्या की है, मुझसे बड़ी पापन कोई नहीं है। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रजनी भी वहीं चली जाती है, जहाँ से लौटकर आना आज तक किसी के लिए संभव नहीं। रजनी के प्राण निकलते ही एक चमत्कार होता है। रजनी के सारे छाले गायब हो जाते हैं, ना कोई निशान, ना कोई घाव। उसके मरने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन पुलिस आकर विजय को रजनी को जलाकर मारने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और ख़ुद को निर्दोष साबित न कर पाने के कारण विजय को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। कच्चा कलवा विजय के सामने जेल में आकर कहता है, जानते हो तुम्हारी शिकायत पुलिस में किसने की थी? मैंने ही की थी, डॉक्टर का रूप लेकर। और तुमको सज़ा इसलिए हुई क्योंकि तुम भी रजनी के प्यार में इस पाप के भागीदार बने। अगर तुम चाहते तो रजनी को रोक सकते थे। अब जेल में सड़ो जीवन भर। विजय के पास आज पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।